अध्याय 446 शून्य से परे आंखों के जोड़े विस्फोट के तहत रेन मुचेन का शरीर आधे से अधिक नष्ट हो गया था, लेकिन वह अभी भी खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था। आमतौर पर अंतरिक्ष का ढहना सामान्य बात नहीं है। ऐसा लगभग हर बार होता है जब अराजकता के दो मास्टर्स के बीच लड़ाई होती है। भले ही पतन की डिग्री बहुत बड़ी हो, यह पूरी अराजकता को प्रभावित नहीं करती है। इसने अधिक से अधिक एक छोटी सी स्थानिक अशांति स्थापित की। इसके बाद ढही हुई जगह की मरम्मत अपने आप हो जाएगी। लेकिन सामान्य स्थानिक अशांति से भिन्न, इस बार एक रसातल के प्रभाव के कारण टेलीपोर्टेशन गठन के माध्यम से स्थानिक अशांति में बड़ी मात्रा में रसातल ऊर्जा डाली गई। यह सब सिर्फ एक रास्ता बनाने के लिए था ताकि रसातल की देवी अवतरित हो सकें। हालांकि एबिसल्स की गॉड मदर को बुलाना इतना आसान नहीं था, जबकि शून्य में दरार और एक भयानक स्थानिक गड़बड़ी संभावित रूप से पूरी भूमि को प्रभावित कर सकती है या यहाँ तक कि इसे पूरी तरह से निगल सकती है। वे रसातल की भगवान माँ के वंश को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसीलिए यह एक भूमि नहीं है, बल्कि अराजकता में कई भूमियों पर एबिसल्स द्वारा एक साथ हमला किया गया था। इसी तरह यह केवल दैवीय सम्राट संप्रदाय नहीं था, बल्कि हजारों देशों से ऐसे हजारों संप्रदायों पर एबिसल्स द्वारा आक्रमण किया गया था। कुछ एबिसल्स ने रेन मुचेन की पद्धति का अनुसरण किया और कुछ एबिसल्स ने सीधे एक बड़े संप्रदाय पर नियंत्रण कर लिया। फिर उन्होंने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का सार बदल दिया और उन्हें सक्रिय कर दिया। यह एक साथ हजारों भूमियों पर घटित हुआ। जैसे ही एबिसल की ऊर्जा को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में डाला गया, सभी प्रकार की ऊर्जा एकत्रित होगी और एबिसल एनर्जी से टकरागी, जिससे अंतरिक्ष बिखर गया। सामान्य समय के विपरीत अंतरिक्ष के टूटने की मरम्मत अब स्वचालित रूप से नहीं की जा सकती है। वास्तव में यह विपरीत था। दरार बड़ी होती गई, आसपास की जगह को तोड़ती हुई, पागलपन की हद तक फैलती गई। चमकदार सार की भूमि पर वापस रसातल रेन मुचेन उन्मत्त रूप से हंस रहा था। रो, डर से कांपो। वह क्षण आ गया है जब भगवान माता अवतरित होंगी और हमें अपनी पवित्र रोशनी से आशीर्वाद देंगी। अब पूरी अराजकता डर से कांप उठेगी। आप कमजोर इंसान केवल उसकी महिमा के तहत कांपने के लायक हैं। शक्तिशाली रसातल कबीला। हा हा हा। जैसे जैसे जगह ढहती गई, एक भयानक स्थानिक लहर एक पल में फैल गई। यह ऐसा था मानो एक विशाल तालाब में एक पत्थर टपक रहा हो, जिससे छले बन गए जो सभी दिशाओं में फैल गए। इस समय चमकदार सार की भूमि में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने इस घातक संकट को महसूस किया जिसने उन्हें कांप दिया। चमकदार सार की पूरी भूमि हिंसक रूप से हिल रही थी। पूरे मध्य क्षेत्र से अराजकता के सभी मास्टर्स, 100 से अधिक लोग उड़ गए। मध्य क्षेत्र की बात करें तो चमकदार सार की भूमि मास्टर ऑफ कैओस के जमावड़े के मामले में अधिक भाग्यशाली थी। अन्य भूमियों के विपरीत, जहां अराजकता के स्वामी पूरे देश में बिखरे हुए हैं, अपने संप्रदायों, परिवारों और बलों में एकांत में रह रहे हैं, चमकदार सार की भूमि में अराजकता के स्वामी सभी एक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में रह रहे थे। जल्द ही अराजकता के ये मास्टर्स एक साथ इकट्ठे हुए और दिव्य सम्राट संप्रदाय के बारे में कुछ असामान्य पाया। वे तुरंत दिव्य सम्राट संप्रदाय के लिए उड़ गए, लेकिन विनाश के दृश्य से उनका स्वागत किया गया। पूरा संप्रदाय नष्ट हो गया। यह ढही हुई जगह से घिरा हुआ था। वे दैवीय सम्राट संप्रदाय के अराजकता के नवंबर आरोही गुरुवार को भी महसूस नहीं कर सके। उन्होंने सुना है कि दिव्य सम्राट संप्रदाय के पूर्वज, जो अराजकता के स्वामी के दायरे में आगे बढ़ने में कामयाब रहे थे,
अपनी नींव को मजबूत करने और अपनी खेती को मजबूत करने के लिए एक बार फिर एकांत में चले गए थे। ऐसा लगता है कि वह बहुत बदकिस्मत था। ढही हुई जगह ने उसे निगल लिया और बिना कुछ पता चले ही उसकी मृत्यु हो गई। जगह ढहने से मची हलचल बढ़ती ही जा रही थी। मध्य क्षेत्र की योद्धाओं ने खतरे को भांप लिया। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। कुछ ही समय बाद वे सभी नंगी आंखों से उस ढही हुई जगह को देख सकते थे जो फैल रही थी और धीमी होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। क्या दुनिया का अंत आ गया है? कोई बोला। उसकी आवाज गहरे डर से भरी थी। आसपास के सभी लोगों ने उसकी ओर देखा और फिर उनका ध्यान टूटते हुए आकाश की ओर गया। अगले ही पल अराजकता के उस्तादों के सामने एक अनोखा दृश्य सामने आया। उन्होंने मध्य क्षेत्र में भयभीत योद्धाओं को सभी दिशाओं में तितर बितर होते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा। यह ऐसा दृश्य नहीं था जो केवल चमकदार सार की भूमि में प्रकट हुआ था। यह एबिसल्स द्वारा आक्रमण की गई अराजकता की हर भूमि की कहानी थी। एबिसल्स द्वारा आक्रमण की गई एक निश्चित भूमि में, एक निश्चित स्थान पर जो स्थानिक अशांति का स्रोत भी था, केवल एक व्यक्ति को खड़ा देखा जा सकता था। यहाँ का अशांत स्थानिक प्रवाह नरक की आग से भी अधिक भयानक था। इसने लाखों मील में हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया था और गायब होने का कोई संकेत दिखाए बिना अभी भी पागलों की तरह निगल रहा था। यहाँ तक कि जब अंतरिक्ष नियम की समझ रखने वाले मास्टर ऑफ कैओस के एक समूह ने स्थानिक अशांति को ठीक करने की कोशिश की, तो भी वे असफल रहे। नरक की आग की तरह ऐसा लगता है कि जब तक स्थानिक अशांति पूरी भूमि को अपनी चपेट में नहीं ले लेती, तब तक यह नहीं रुकेगी। और स्थानिक अशांति के नीचे खड़ा एकमात्र व्यक्ति लाल कवच में एक खूबसूरत महिला थी। उसके हाथ में एक तलवार थी जो लाल ऊर्जा से भरपूर थी। यह लाल ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा नहीं थी बल्कि हत्या के इरादे की अभिव्यक्ति थी जो सीमा से परे चली गई थी। आहा, खूबसूरत लड़की डरी नहीं बल्कि थोड़ी उत्साहित लग रही थी। उसकी आंखें युद्ध के उन्मत्त इरादे से चमक रही थीं। यदि लिंग जियाओलोंग यहाँ होता तो वह लाल कवच वाली इस खूबसूरत महिला को पहचान सकता था। वह उनकी तथाकथित भावी पत्नी बायलुशी थी। हालांकि अगर वह वास्तव में यहाँ होता तो वे चौंक जाता। नहीं, वह अभिभूत हो जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान बायलुशी पिछली बार से काफी अलग थी। उसका वर्तमान एक प्राचीन योद्धा की तरह था जो लड़ने और मारने के लिए पैदा हुआ था। उसके चारों ओर हत्या के इरादे का उल्लेख नहीं किया गया था जो इतना गहरा था कि वे उसके हस्तक्षेप और नियंत्रण के बिना प्रजनन कर रहे थे। उसकी खेती भी किसी की कल्पना से परे हो गई थी। वर्तमान बायलुशी पहले से ही स्तर 33 स्तर की अराजकता की मास्टर थी। स्तर 33 अराजकता के मास्टर। यह कैसी विचित्र स्थिति थी। जब लिंग जियाओलोंग ने उसे उसकी खेती पर नियंत्रण पाने में मदद की थी, तब वे अराजकता की स्तर 3 की मास्टर भी नहीं थी। लेकिन अब केवल 200 वर्षों के बाद वे पहले ही स्तर 33 पर अराजकता की मास्टर तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उसका व्यवहार, उसके चेहरे की अभिव्यक्ति, उसकी भावनाएं, उसके बारे में सब कुछ पहले से बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी थी ही नहीं। लेकिन ये सच नहीं था। वह वास्तव में उसकी थी। उसका शरीर वही था, उसका अतीत वही था और उसकी आत्मा भी वही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह बहुत बड़ी हो गई थी। ऐसा लगता है कि उसने बहुत अधिक अनुभव किया है, इतना अधिक कि उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया है। जब वह ढही हुई जगह को देख रही थी, ठीक उसी समय उस ढही हुई जगह के भीतर गहराई में खुलने वाली एक जोड़ी आंखें बायलुशी से मिलीं। बायलुशी ने आंखों से देखा और उसका शरीर जोर से कांपने लगा। यह डर का नहीं बल्कि युद्ध का उत्साह था। वह नहीं जानती कि नजर का मालिक कौन है,
नहीं वह यह जानती है कि प्रतिद्वंद्वी कितना मजबूत है। हालांकि वह जानती थी कि यह एक भयानक अस्तित्व था। आना वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उन आंखों के मालिक को बुला सकती थी। उसका पूरा अस्तित्व युद्ध के लिए तैयार था। उसके शरीर पर हत्या के इरादे की उन्मादी मात्रा उमड़ रही थी, मानो वह स्वयं शैतान की महारानी का अवतार हो। शून्य से परे दो जोड़ी आंखों ने भौहें चढ़ा लीं। वे आंखें युद्ध के इरादे से भरी हुई आंखों की ओर आकर्षित, गहराई से आकर्षित प्रतीत होती थीं। फिर जैसे कि वह कुछ करना चाहती थी, भाई लुशी को लगा कि आंखों का मालिक अचानक उसे देखकर मुस्कुराया है। यह महज एक एहसास था, महज एक अनुभूति जो शून्य से परे एक जोड़ी आंखों ने उसे दी थी। वह असमंजस में थी, लेकिन वे पीछे नहीं हटी। वह भी दोनों की आंखों में देखकर मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके सामने एक दृश्य सामने आया था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे वह अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगी। दूर अंधेरे आकाश में उन जोड़ी आंखों के पास ऐसी अनगिनत जोड़ी आंखें दिखाई दीं। ये सभी रक्त लाल आंखें थीं। वे हजारों या लाखों नहीं थे, उनकी रक्त लाल आंखों की जोड़ी अरबों या खरबों थी। वास्तव में और भी अधिक हो सकते हैं। वे अनगिनत थे। उसके शरीर के चारों ओर प्रकट हत्या का इरादा एक पल में गायब हो गया। हालांकि किसी कारण से वह युद्ध के लिए पागल थी, मरने मारने को तैयार थी, लेकिन जब उसने ऐसा भयानक दृश्य देखा तो वह एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सकी। इसी क्षण उसे उस डर का एहसास हुआ जिसने अनजाने में उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। उसका दिल कांप उठा। जियाओलोंग, उसने बुदबुदाया, मुझे उसके पास वापस जाना होगा। कुफाइदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 447 अध्याय 447 एक धमकी भरी उपस्थिति। लिंग जियाओलोंग के सम्राट फ्लेम संप्रदाय को छोड़ने के कुछ ही समय बाद वे इटर्नल फ्लेम कबीले द्वारा शासित इटर्नल फ्लेम सिटी नामक शहर से ज्यादा दूर नहीं पहुंचा। वह अभी भी शहर से हजारों मील दूर था। हालांकि यह दूरी उसके जैसे व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं थी। वह इसे एक पल में कवर कर सकता था। हालांकि उसने ऐसा करने से परहेज किया। लिंग शियाओलोंग द्वारा सीधे टेलीपोर्ट नहीं करने का एक सरल कारण था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतनी दूर से भी वह समझ सकता था कि इटर्नल फ्लेम सिटी में कुछ बेहद गड़बड़ है। यह ऐसा था जैसे किसी प्रकार का पता लगाने वाला स्रोत वहां रखा गया हो। जब तक वह लापरवाही से शहर में प्रवेश करता है, यहाँ तक कि अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ भी एक बेहद मजबूत व्यक्ति द्वारा उसका पता लगाया जाएगा। वह इटर्नल फ्लेम सिटी में रहने वाले अपने वर्तमान स्तर से कहीं अधिक की उपस्थिति महसूस कर सकता था। अब यह अजीब है, वह उपस्थिति निश्चित रूप से अराजकता के मास्टर की नहीं है। यह किसी रसातल से भी संबंधित नहीं है, लेकिन यह वास्तव में मेरे दिल को कांपता है। वास्तव में उस शहर में किस तरह का अस्तित्व रहता है। लिंग जियाओलोंग बुदबुदाया। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से हैरान थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, अराजकता के नियमों पर अपने नियंत्रण के साथ, वह स्तर 36 पर अराजकता के मास्टर्स की भी देखभाल करने में आश्वस्त था। लेकिन किसी तरह, किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्र उपस्थिति ने उसके दिल को कांप दिया। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अगर उसने उस उपस्थिति के मालिक के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो उसकी हार तय है। इसके अलावा, जब तक वह शहर में प्रवेश करने का साहस करता है, चाहे वे कितनी भी छिपने की कोशिश करे, उसकी मौजूदगी से उसका पता चल जाएगा। ये बहुत ही विदेशी एहसास था। लिंग जियाओलोंग को पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। इसीलिए
वह इटर्नल फ्लेम सिटी से 1000 मील दूर रुक गया और बहुत सोचते हुए धीरे धीरे चलने लगा। उसी समय लिंग श्याओलोंग से लगभग 100 मील दूर घाटी में काले रंग के 3 दिव्य संप्रभु चरण योद्धा 2 दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धाओं को मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति का सामना करने में हल्के हरे रंग की पोशाक में दिव्य जागृति क्षेत्र की लड़की को कोई मदद नहीं मिल सकती है। वह केवल एक बोझ के रूप में काम कर सकती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि वह अभी अभी दिव्य जागृति क्षेत्र में आगे बढ़ी थी और केवल पहले चरण में थी। 3 दिव्य संप्रभु चरण योद्धा उन दोनों को घेर रहे थे। दरअसल कई बार उन्हें हरे रंग की ड्रेस वाली लड़की को मारने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे कमजोरों को धमकाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे लड़की पर हमला नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे 9वें चरण के दिव्य जागृति क्षेत्र के अन्य योद्धा वेन ज़ेक्सू को नीचे खींचने के लिए इस बोझ को अपने पास रखना चाहते थे। यहाँ तक कि 9वें चरण के दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा के रूप में वे उनके जैसे दिव्य संप्रभुओं के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यह डरावना था। वेन ज़ेक्सू जितना अधिक शक्तिशाली था, उतना ही अधिक वे उसे मारना चाहते थे। अधिकांश समय यदि वे लड़की पर हमला करना चाहते थे, तो वेन ज़ेक्सू उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेगा, भले ही इसके लिए उसे खुद को घायल करना पड़े। इसलिए काले रंग के 3 दिव्य संप्रभुओं ने वेन ज़ेक्सू पर हमला करने के लिए इस कमजोरी बिंदु का उपयोग किया, जिससे समय बीतने के साथ लड़ाई और भी आसान हो गई। यदि लड़की मर जाती, तो वेन ज़ेक्सू खुलेआम और पागलपन से उनसे लड़ते। जब वह समय आएगा, तो वे निश्चित रूप से उनसे कमजोर नहीं होगा। अगर वह भागने पर आमादा हो जाता तो उनके लिए उससे निपटना मुश्किल हो जाता। वे वेन ज़ेक्सू को मौत के घाट उतारने के लिए भी लड़की का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, तुम खुद ही चले जाओ। हल्के हरे रंग की पोशाक में लड़की के चेहरे पर आंसू थे। वह पहले से ही 3 लोगों के इरादे को समझ चुकी थी, लेकिन वे इसके बारे में तब तक कुछ नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके भाई ने उसे छोड़ नहीं दिया और अपनी मर्जी से नहीं चला गया। लेकिन भले ही वेन ज़ेक्सू घावों से भरा हुआ था, फिर भी वह बहुत दृढ़ इरादों वाला था और उसने कहा, ज़ुया, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई ठीक है। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके शरीर पर एक और हमला हुआ और वह दबी कराहने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने आप सभी से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। उस लाल आंख को सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। काले कपड़ों में मौजूद लोगों के नेता ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। उसने चंचल भाव से भाई बहनों की ओर देखा, मानो उसने पहले ही उन्हें घड़े में बंद कछुए मान लिया हो। बेकार की बकवास बंद करो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार डालो, वेन ज़ेक्सू गुस्से से चिल्लाया, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। यह उसका पहली बार नहीं था जब वह इन 3 योद्धाओं जैसे लोगों से लड़ रहा था, इसलिए वह इतना भोला नहीं था। समर्पण करने से तो और भी तेजी से मृत्यु होगी। वेन ज़ुया 2 बार सिसकी, यह देखते हुए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका भाई गिर जाएगा और वे दोनों निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस प्रकार उसने एक गहरी सांस ली और एक अतुलनीय कठिन निर्णय लिया। उसके हाथ में तलवार अब आगे नहीं बढ़ी और वे वास्तव में उसकी बर्फीली सफेद गर्दन के सामने क्षैतिज रूप से पड़ी थी। भाई, मुझे माफ कर दो। जैसे ही वेन ज़ुया ने बात की, उसने लंबी तलवार अपनी गर्दन की ओर घुमा दी। मौजूदा स्थिति में वे वेन ज़ेक्सू के लिए पूरी तरह से बोझ बन गई थी। यदि वह नहीं मरती, तो वेन ज़ेक्सू इस जाल से मुक्त नहीं हो पाती। अंत में केवल मृत्यु ही उसका इंतजार कर रही थी। बहन, वेन ज़ेक्सू ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें घृणा से भर गईं और जैसे ही वे आगे बढ़ा, उसकी ऊर्जा फूट पड़ी।
वह वेनेजुएला को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि इस समय वेनेजुएला के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। 2 अंगुलियों ने धीरे से तलवार को दबाया और तलवार आगे नहीं बढ़ सकी। कौन है भाई? वेनेजुएला की आंखों के आंसू अभी भी उसकी नम आंखों में अटके हुए थे। वह जबरदस्ती उसकी गर्दन पर तलवार चलाना चाहती थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। ऐसा लग रहा था कि लंबी तलवार जम गई है और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि तीखी भौहों और हैरान आंखों वाला एक सुंदर आदमी उसे घूर रहा था, जैसे वे उसे मरने से रोकते हुए कुछ और सोच रहा हो। एक क्षण के लिए युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद लिनेह शियाओलोंग की आंखें साफ हो गईं। उसने वेनेजुएला की ओर देखा और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, थोड़ी देर किनारे पर रुको, यह जल्दी हो जाएगा। अगले ही पल वेनेजुएला की आकृति गायब हो गई और उसे पलक झपकते ही दूर एक पहाड़ पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। ये एक पल में ही हो गया। क्या क्या हो रहा है? वेनेजुएला को तुरंत एक दूर पर्वत शिखर पर टेलीपोर्ट किया गया, इसलिए जब उसे यह एहसास हुआ तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों और पैरों की ओर देखा। भारहीनता गायब हो गई थी। फिर उसने घबराकर इधर उधर देखा। दूरी में उसने अपने भाई वेनजेक्सु को काले कपड़ों में 3 लोगों का सामना करते हुए देखा। धन्यवाद भाई, मेरी छोटी बहन की जान बचाने के लिए। जब वेनजेक्सु ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। उसका स्वर खुशी और उत्साह से भरा था। आपका स्वागत है। लिंग जियाओलोंग ने हल्के से सिर हिलाया और 3 काले लोगों की ओर देखा। कपड़े पहने दिव्य संप्रभु। काले कपड़े पहने 3 योद्धाओं के चेहरे पर सावधान भाव थे और वे लिंग शियाओलोंग को ध्यान से देख रहे थे। उन सभी को इस युवक के बारे में बुरा लग रहा था जो अचानक सामने आया था। जिस विधि का उसने अभी उपयोग किया है वह अंतरिक्ष के नियम की टेलीपोर्टेशन तकनीक प्रतीत होती है। यह बच्चा वास्तव में एक राक्षस है जिसने अंतरिक्ष के नियम को समझ लिया है। बेहतर होगा कि हमें बेहद सावधान रहना चाहिए, काले कपड़े पहने सर्वोच्च प्राणियों में से एक ने धीमी आवाज में कहा। उसका स्वर ईर्ष्या और गाढ़े खट्टे स्वाद से भरा हुआ था। तो क्या हुआ अगर यह अंतरिक्ष का नियम है? वह बहुत छोटा दिखता है। मुझे नहीं लगता कि वह हमसे ज्यादा मजबूत है। चलो उसका भी ख्याल रखें। दूसरे आदमी ने ठंडेपन से परेशान किया। जैसे ही उसने अपना शब्द पोची खत्म किया, एक तेज ब्लेड के मांस को छेदने की आवाज आई। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसके पेट से ऊर्जा ब्लेड की एक चमकदार नोक निकल रही है। जब वह बोल ही रहा था तभी लिंग जियाओलोंग उसके सामने आया और उसने एनर्जी ब्लेड से उसके पेट में वार कर दिया। तभी अचानक एक झटके से उसका पेट पूरी तरह से कट गया। क्या तुमने अभी कहा था कि तुम मेरा भी ख्याल रखोगे? लिंग जियाओलोंग ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। कौम यह देखकर अन्य 2 दिव्य संप्रभुओं ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनकी आंखें सदमे से भर गईं। यह कैसी भयावह स्थिति थी? उनमें से किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि लिंग जियाओलोंग कैसे आगे बढ़ा। यह हास्यास्पद था। इससे पहले कि वे सदमे से उभर पाते, एक सफेद लौ ने भारी रूप से घायल काले कपड़े पहने आदमी को अपनी चपेट में ले लिया और जल्द ही उसका अस्तित्व मिटा दिया। इस दृश्य ने अन्य 2 काले कपड़े पहने दिव्य संप्रभुओं को एक बार फिर भयभीत कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो मौत उनके सामने खड़ी है। इसी क्षण उन्हें पता चला कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति अराजकता का मास्टर हो सकता है। अराजकता के स्वामी के सामने उनके जैसे दिव्य संप्रभु अपना सिर उठाने के भी योग्य नहीं थे। लड़ना और मारना तो दूर की बात है। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें।
संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 448 लाल आंख अराजकता के शेष दो दिव्य संप्रभुओं ने देखा कि लिंग श्याओलोंग ने उनमें से एक को एक पल में मार डाला था। वे चौंक गए, लेकिन साथ ही उन्होंने तुरंत सही विकल्प चुना और दौड़ने के लिए मुड़े। हालांकि वे लिंग श्याओलोंग को नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह आदमी उनके जीवन के लिए एक वास्तविक खतरा था। यदि वे बहुत देर से चले गए तो वे यहाँ भी मर सकते हैं। मत जाओ, वहीं रुक जाओ। थोड़े समय के सदमे के बाद वेन ज़ेक्सू तुरंत अपने होश में वापस आ गया। जब उसने दो दिव्य संप्रभुओं को भागते देखा तो उसने उन्हें रोकने की पहल की। अब जब उनमें से एक मारा गया और उसकी बहन सुरक्षित थी, तो उसने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और दिव्य संप्रभुओं में से एक के साथ उलझ गया। इस दौर में वेन ज़ेक्सू ने रक्षा छोड़ दी और केवल आक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। उसने चोटों के बदले चोटें दी। उनके तरीके आत्मघाती लेकिन असरदार थे। एक पल में ही हमले और बचाव में बदलाव आ गया। दो काले वस्त्रधारी दिव्य संप्रभुओं ने अपने हृदयों में श्राप दिया। वेन ज़ेक्सू को देखकर, जो एक चिपचिपी कैंडी की तरह था जो उन्हें परेशान कर रहा था, वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन उसे और अधिक मारना चाहते थे। यह देखते हुए कि वेन ज़ेक्सू का ध्यान कुछ समय के लिए उनमें से एक पर था, दूसरे ने अपने साथी को छोड़ दिया और भागने लगा। वह नहीं चाहता था कि लिंग जियाओलोंग कार्रवाई करें। निंग माओ, तुम बेवकूफ बेटे हो। तुम्हारी मुझे अकेले छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक भयानक मौत मरने वाले हो। जब काले कपड़े पहने दिव्य संप्रभु, जिसे वेन ज़ेक्सू द्वारा परेशान किया जा रहा था, ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसका साथी पहले ही उसे पीछे छोड़ चुका है, तो वे मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से शाप दिया। लेकिन जब उसने लिंग जियाओलोंग की आकृति को जहां वह खड़ा था वहां से गायब होते देखा तो उसने ज्यादा देर तक शाप नहीं दिया। एक पल में वह निंग माओ के पीछे आ गया और एक साधारण दिखने वाली हथेली पर प्रहार किया। उनके हमले के तहत निंग माओ प्रतिक्रिया नहीं कर सके। उसकी पीठ पर मुक्का मारा गया और उसका दिल फट गया। साथ ही उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। वह ऐसे ही मर गया। दूसरी ओर वेन ज़ेक्सू और अंतिम दिव्य संप्रभु के बीच लड़ाई जारी रही। लिंग जियाओलोंग को दो दिव्य संप्रभुओं को मारते देखने के बाद वेन ज़ेक्सू बेहद उत्साहित थे। भले ही उसकी चोटें हल्की नहीं थीं, फिर भी वह इस समय अंतहीन लड़ाई की भावना से भरा हुआ था। लिंग जियाओलोंग का अब हमला करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस चुपचाप बगल से देखता रहा। जहां तक अंतिम संप्रभु चरण योद्धा की बात है, जब उसने अपने दो साथियों को मारे जाते देखा तो उसके दिल में अतुलनीय निराशा महसूस हुई। वह जानता था कि जब तक लिंग जियाओलोंग वहां है, भले ही उसने वेन ज़ेक्सू को मार डाला, तब भी उसके लिए मौत से बचना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने अपनी सारी ऊर्जा वेन ज़ेक्सू से लड़ने में लगा दी। यह अज्ञात था कि क्या यह जीने की उसकी इच्छा के कारण था या एक दिव्य संप्रभु के रूप में उसकी तथाकथित गरिमा के कारण जिसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वह बंधक बनाना चाहता है। लिंग जियाओलोंग ने उस आदमी के इरादे को समझ लिया, लेकिन वह बस मुस्कुरा दिया। अगले दर्जनों मिनटों में वेन ज़ेक्सू और अंतिम दिव्य संप्रभु पहले ही हजारों बार चालों का आदान प्रदान कर चुके थे। अंततः उन दोनों ने डोमेन का उपयोग किया। हालांकि एक दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धा के रूप में वेन ज़ेक्सू का डोमेन कमजोर था। हालांकि वेन ज़ेक्सू ने फिर भी एक ऐसी लड़ाई का प्रदर्शन किया जो दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धाओं के दायरे को पार कर गई। जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती गई, लिंग श्याओलोंग ने अपनी उंगली घुमाई, जिससे काले कपड़े पहने व्यक्ति का क्षेत्र चकनाचूर हो गया।
उसने मदद की क्योंकि वे देख सकता था कि वेन ज़ेक्सू लड़ाई में धीरे धीरे घाटे में गिर रहा है। वास्तव में लिंग शियाओलुंग ने इन दोनों भाई बहनों की मदद करने का कारण दया या सहानुभूति नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें वेन ज़ेक्सू के शरीर पर कुछ महसूस हुआ था जो कि इटर्नल फ्लेम सिटी में उस निषिद्ध उपस्थिति से संबंधित था। इसीलिए उन्होंने वेन ज़ेक्सू को अपने दुश्मनों से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। वेन ज़ेक्सू को इसका एहसास हुए बिना उसने गुप्त रूप से काले कपड़े पहने व्यक्ति की हरकतों को कुछ सेकंड के लिए प्रतिबंधित कर दिया। वेन ज़ेक्सू की नजर में ऐसा लग रहा था मानो काले कपड़े पहने व्यक्ति को कुछ कठिनाई हुई हो और वह कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया हो। इससे उसे अपनी तलवार चलाने का मौका मिल गया। उसकी तलवार आखिरी काले कपड़े पहने व्यक्ति की छाती को भेद गई, जिससे उसका जीवन समाप्त हो गया। प्रश्न चिन्ह वह इतनी आसानी से मर गया एक दिव्य संप्रभु के रूप में। भले ही वेन ज़ेक्सू की तलवार काले कपड़े पहने व्यक्ति की छाती को भेदने में कामयाब रही, लेकिन उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था। लेकिन काले कपड़े वाला आदमी मर गया। वेन ज़ेक्सू हैरान था, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा गहराई से नहीं सोचा। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि जैसे ही उसकी तलवार काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति के शरीर को छू गई, लिंग शियाओलुंग ने काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति की आत्मा को नष्ट कर दिया था। फिर वेन ज़ेक्सू ने अपनी तलवार म्यान में रखी और काले कपड़े पहने आदमी की लाश को देखा। वह हाँफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्हें अपनी हालत स्थिर करने में काफी समय लगा। दूसरी ओर वेन ज़ुया ने दूर से देखा कि लड़ाई अंततः समाप्त हो गई थी। आखिरकार उसके दिल को राहत महसूस हुई और वह तेजी से उड़ गई। दिव्य जागृति क्षेत्र के रूप में उसकी गति स्पष्ट रूप से तेज थी। वह जल्द ही आ गई और घबराते हुए अपने भाई को सहारा देते हुए बोली, भाई क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वेन ज़ेक्सू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी बहन की ओर सिर हिलाया और फिर लिंग शियाओलुंग की ओर देखा। उसने अपने हाथ जोड़े और गहराई से झुक गया। भाई, मैं वेन ज़ेक्सू बहुत आभारी हूँ। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर वह झुक गया। वेन ज़ुया, जो उसके पास खड़े थे, ने यह देखा। फिर उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और अपने भाई को प्रणाम किया। यह कुछ खास नहीं है। सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही लिंग जियाओलुंग बोला, उसकी उंगली से तरल की एक बूंद निकली जो वेन ज़ेक्सू के शरीर पर गिरी। जैसे ही तरल की बूंद ने उसके घायल शरीर को छुआ, वसंत की हवा की तरह एक ठंडी हवा उसके शरीर में फैल गई। वेन ज़ेक्सू थोड़ा कांप गया। उसके बाद उन्हें हर जगह बेहद सहज महसूस हुआ। युद्ध के कारण लगी चोटें तरल पदार्थ की चमत्कारी बूंद के प्रभाव से तेजी से ठीक होगी। एक क्षण बाद वेन ज़ेक्सू ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें चमक रही थीं। उनका वेन परिवार एक ऐसा परिवार था जो सैकड़ों हजारों वर्षों से चला आ रहा था। यद्यपि ऐसे दिव्य संप्रभु लोग थे जो पीढ़ियों से पैदा हुए थे, परिवार का कुल आकार अभी भी उन बड़े संप्रदायों से तुलनीय होने से बहुत दूर था। कम से कम वे उसके शरीर पर इतनी लापरवाही से इस्तेमाल की गई तरल की बूंद जैसा खजाना नहीं निकाल सकते थे। भाई, आपने मेरी जान बचाई और मुझे उपचार का खजाना भी दिया। कृतज्ञता का यह ऋण वास्तव में चुकाया नहीं जा सकता, वेन ज़ेक्सू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन फिर उसकी मुस्कान ठिठक गई जैसे उसने कुछ सोचा हो। फिर उसने तुरंत एक वस्तु निकाली और कहा, मुझे नहीं पता कि यह वस्तु क्या है, लेकिन कुछ दिन पहले हम दोनों ने इसे खोजा था। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। भाई, मुझे आशा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। इसे अस्वीकार करें। ओह, लिंग जियाओलुंग ने अपनी भौहें उठाई और हंसा। ठीक है, फिर मैं ले लूंगा। उसने इन दोनों भाई बहनों की मदद इसी खजाने के लिए की थी।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वेन ज़ेक्सु इसे इतनी आसानी से निकाल लेगी। जैसे ही उसने खजाना उठाया, उसने देखा कि यह एक आंख के आकार का संगमरमर था। यह पूरी तरह से लाल था। उन तीन लोगों ने पहले किसी रेडाई के कारण इन दोनों भाई बहनों को मारने की कोशिश की थी। अब ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल वही लाल आंख थी। आपने इसे कहां से प्राप्त किया? जैसे ही लिंग जियाओलोंग ने लाल आंख को पकड़ा, उसने उसकी जीवंतता को महसूस किया, जैसे कि वह जीवित हो। उन्होंने इस लाल आंख और शहर में अशुभ उपस्थिति के बीच एक संबंध भी महसूस किया। वह बता सकता था कि जैसे ही उसने लाल आंख को छुआ, खतरनाक उपस्थिति का उसे पता चल गया था। फिर भी किसी अज्ञात कारण से उसने कार्यवाही करने से परहेज किया। जैसे जैसे लिंग जियाओलोंग ने रेडाई को पकड़ना जारी रखा, असहायता की भावना गहरी होती गई और अप्रिय होती गई। अब उसे और भी अधिक निश्चितता हो गई कि यदि उस उपस्थिति का मालिक कार्यवाही करने का निर्णय लेता है, तो वे एक प्रतिशोध लेने की क्षमता के बिना ही नष्ट हो जाएगा। असहायता की इस भावना ने एक अत्यधिक अप्रिय अनुभव को जन्म दिया। अराजकता के मास्टर के रूप में, जो स्तर 36 के अराजकता के मास्टर्स को भी मारने में सक्षम है, लिंग जियाओलोंग ने खुद को इस तरह की असुविधा और असहायता की जबरदस्त अनुभूति से आश्चर्यचकित पाया। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि पूरी अराजकता में किसके पास ऐसी दुर्जय क्षमताएं थीं जो उसके भीतर ऐसी भावनाएं पैदा कर सकें। जैसे ही लिंग जियाओलोंग ने रेडाई का अवलोकन किया, उसे जल्द ही रेडाई द्वारा उत्पादित एबिसल एनर्जी के निशान मिले। हाँ, एबिसल एनर्जी पहले से मौजूद नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे उत्पादित हो रही थी। यह मात्रा इतनी कम थी कि यह नगण्य थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह रेडाई एबिसल एनर्जी का उत्पादन कर रही थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह लाल आंख एबिसल से संबंधित है? हमने जंगल में अराजकता के मास्टर द्वारा मारे गए एक रसातल की लाश पर इस लाल आंख की खोज की। यह पूरी तरह से संयोग था कि हम लाल आंख पर ठोकर खा गए। हालांकि जब मैंने उस पर अपना हाथ रखा, तो कुछ हुआ। जो चित्र बना रहा था तीन व्यक्तियों का ध्यान जिन्होंने हमारा पीछा किया, वेन ज़ेक्सु ने मुस्कुराते हुए कहा, को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 449 अध्याय 449 दिव्य फीनिक्स सम्राट लिंग जियाओलोंग का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ जब तुमने लाल आंख पकड़ ली? मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन वेन ज़ेक्सु ने अपने चेहरे पर भ्रमित भाव दिखाया। फिर उन्होंने आगे कहा, पृथ्वी और आकाश कुछ सेकंड के लिए लाल रंग से रंगे हुए लग रहे थे। बेशक यह एक सीमित सीमा के भीतर हुआ था, और मैं इसका स्रोत था क्योंकि मैंने लाल आंख पकड़ रखी थी। वे तीन दिव्य संप्रभु उस समय हमसे बहुत दूर नहीं थे। यही कारण है कि वे तुरंत हमारे पास आने में सक्षम थे जब उन्होंने हर जगह अचानक लाल रंग का विस्फोट देखा और मुझे लाल आंख पकड़े हुए देखा। उन्होंने तुरंत मुझे उन्हें देने की धमकी दी। लाल आंख में स्पष्ट रूप से उन्हें रेडाई नहीं देना चाहता था। मैं और मेरी बहन उन लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने पहले संभव क्षण में भागना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारा पीछा किया। साथ ही उन्होंने हमें संदेश भी भेजे। वे जिस ताकत से आए थे, अब जब वे मारे गए हैं, तो मुझे यकीन है कि उनके समर्थक प्रतिशोध की मांग करेंगे। सौभाग्य से अगर मैं मर भी गया, तो भी कम से कम वे इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। खजाना यह स्पष्ट था कि वेन ज़ेक्सु नहीं चाहता था कि उन लोगों को रेडाई मिले, इसलिए वे इसे उनके उद्धारकर्ता लिंग शियाओलोंग को देना चाहता था। उन तीन दिव्य संप्रभुओं के पीछे की ताकतों को नहीं पता था कि लिंग शियाओलोंग ने उन्हें मार डाला था। उन्हें सोचना चाहिए कि वेन ज़ेक्सु और वेन ज़ुया ने तीन दिव्य संप्रभुओं को मारने के लिए कुछ चालें चलीं।
जो भी मामला हो, यह निश्चित है कि 3 दिव्य संप्रभुओं के पीछे की ताकतें निश्चित रूप से उनके पीछे आएंगी। लिंग जियाओलोंग ने कुछ नहीं कहा। अब जब वह खतरनाक उपस्थिति और लाल आंख के बीच संबंध के बारे में आश्वस्त था, तो वे और भी अधिक अनंत ज्वाला शहर में जाना चाहता था। आप दोनों, क्या आप इटर्नल फ्लेम सिटी जा रहे हैं? लिंग जियाओलोंग ने कुछ सोचा और पूछा। हाँ, वेन ज़ेक्सू ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि कुछ महीने पहले एक रहस्यमय खंडहर अचानक दिखाई दिया था, जो इटर्नल फ्लेम सिटी से बहुत दूर नहीं था। उस खंडहर की रक्षा संरचना की बाहरी परत को अराजकता के मास्टर द्वारा भी नहीं खोला जा सकता है, इसलिए अंदर कुछ चौंकाने वाले खजाने होने चाहिए। इस प्रकार मैं अपनी छोटी बहन को मौज मस्ती में शामिल करने के लिए यहाँ लाया हूँ। बोलते समय वेन ज़ेक्सू अनजाने में फूट फूट कर हंसा। जब उसे याद आया कि उसने अभी क्या अनुभव किया था, तो वे हाहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस इटर्नल फ्लेम सिटी के भीतर पानी वास्तव में बहुत गहरा था। वह अभी तक शहर नहीं पहुंचा था, लेकिन वह लगभग अपनी जान गंवा चुका था। यदि वह सचमुच शहर में और उस खंडहर में भी प्रवेश कर गया, तो यह नहीं पता था कि उसे किस प्रकार के खतरे का सामना करना पड़ेगा। जब यह मामला है, तो हम एक साथ यात्रा क्यों नहीं करते और पहले शहर में प्रवेश क्यों नहीं करते? लिंग जियाओलोंग मंद मंद मुस्कुराए। यह जगह इटर्नल फ्लेम सिटी से हजारों मील दूर थी। लिंग जियाओलोंग के लिए इस तरह की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे सीधे वहां टेलीपोर्ट नहीं करना चाहता था। पहले भी यही स्थिति थी, और अब तो और भी अधिक स्थिति है, जब उसने अपने हाथ में लाल आंख पकड़ रखी थी। हाँ, उसने इस रेड डाई को स्टोरेज रिंग में नहीं रखा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लग रहा है कि स्टोरेज रिंग का आयामी प्रतिबंध इस रेड डाई पर काम नहीं करेगा। यह जीवित है, और यदि यह भागना चाहता है, तो यह आयामी बाधा को तोड़ सकता है और आसानी से गायब हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, वह इस रेड डाई को तब तक नहीं छोड़ने वाला था जब तक कि वह इसके आसपास के रहस्य को नहीं सुलझा लेता। तब मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। आपके जैसे विशेषज्ञ का अनुसरण करना हमारे लिए अधिक सुरक्षित होगा। वेन ज़ेक्सू ने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। जैसे ही वे जाने वाले थे, लिंग जियाओलोंग को कुछ महसूस हुआ और वे दूर देखते हुए आसमान में उड़ गया। एक अनलिगॉर्ड वैली में आकाश अचानक टूट गया और खुल गया, और एक भयानक स्थानिक अशांति उत्पन्न हो गई। अथाह लिंग जियाओलोंग बुदबुदाया। वह टूटे हुए आकाश के पार अनगिनत रसातल की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। लिंग जियाओलोंग के दिल में एक असहज भावना पैदा हो गई, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की। कुछ समय बाद तीनों के समूह ने इटर्नल फ्लेम सिटी की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। लगभग 1 घंटे बाद वे तीनों एक शानदार शहर के द्वार पर पहुंचे। शहर के ऊपर एक विशाल संरचना थी जो लगातार काम कर रही थी। संरचना के मूल में 2 ज्वलंत लाल मोती थे। वे नेत्रगोलक की तरह थे जो संरचना के अंदर घूम रहे थे, और वे काफी डरावने लग रहे थे। वे ज्वलंत दिव्य फीनिक्स की आंखें हैं। जब वेन ज़ेक्सू और वेन ज़ुया ने 2 जलते हुए लाल मोतियों को देखा, तो वे किसी कारण से उत्साहित हो गए। वेन ज़ेक्सू ने तुरंत समझाना शुरू किया। शहर के प्रवेश द्वार पर बने फॉर्मेशन का उपयोग शहर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर बारीकी से नजर रखने के लिए किया जाता है। इस फॉर्मेशन की मदद से, जिसका स्रोत फ्लेमिंग डिवाइन फीनिक्स की आंखें हैं, इटर्नल फ्लेम क्लान पृष्ठभूमि देख सकता है शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, जिसमें उनकी जाति और खेती का आधार भी शामिल है। वे किसी भी अज्ञात शक्ति के आक्रमण से पूरे शाश्वत ज्वाला शहर की रक्षा करते हैं। आप जानते हैं, पिछले 100 वर्षों में जब एबिसल्स ने हमारी स्वर्गीय महिमा की भूमि पर आक्रमण किया था, तो इस संरचना ने एबिसल्स की सेना को बाहर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
एक मामला था जब एक से अधिक लोगों पर एबिसल्स का कब्जा था, लेकिन वे सभी जैसे ही उन्होंने शहर के द्वार को पार करने की कोशिश की, उन्हें पता चल गया। द इटर्नल फ्लेम कबीले ने तुरंत कार्रवाई की और शहर की रक्षा करते हुए उन सभी लोगों को मार डाला। लिंग जियाओलोंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि इटर्नल फ्लेम कबीले के साधन वास्तव में बहुत अच्छे थे। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, नगर द्वार पर पहले से ही लोगों की एक लंबी कतार मौजूद थी। ये सभी लोग शहर में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे थे। प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के अलावा उन्हें फ्लेमिंग डिवाइन फीनिक्स की आंखों के नीचे निरीक्षण भी करना पड़ा। शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्वलंत दिव्य फीनिक्स की 2 आंखों से देखना पड़ता था। यदि पता चला कि वह व्यक्ति शाश्वत ज्वाला शहर या शाश्वत ज्वाला कबीले को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शाश्वत ज्वाला शहर में आया है, तो एक भयानक ज्वलंत दिव्य फीनिक्स प्रकट होगा और हमला करेगा। लिंग जियाओलोंग और वेन भाई बहन भी पंक्तिबद्ध थे। बहुत जल्दी लिंग जियाओलोंग के समूह की बारी थी। वेन भाई बहन आगे बढ़े और प्रवेश शुल्क के साथ साथ लिंग जियाओलोंग के हिस्से का भुगतान भी किया। तब वे एक एक करके नगर के फाटक पर खड़े हुए। सरसराहट एक के बाद एक 2 आंखें चमक उठीं। शांत होने से पहले दोनों आंखों में भीषण ज्वाला जल उठी। एक पल के लिए लिंग जियाओलोंग को एक दिव्य अनुभूति महसूस हुई जो दोनों आंखों से स्तर 30 से ऊपर अराजकता के मास्टर की थी। किसी ने पहले ही इन दोनों आंखों को अपनी आंखों के रूप में परिष्कृत कर लिया है। उस व्यक्ति को अनंत ज्वाला कबीले में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त होना चाहिए। लिंग जियाओलोंग तुरंत बता सकता था कि फीनिक्स की 2 चमत्कारी आंखें वास्तव में शहर में कहीं बैठे अराजकता के मास्टर द्वारा नियंत्रित की गई थीं। जैसे ही आग शांत हुई, जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। अनंत ज्वाला शहर में आपका स्वागत है। ऐसे ही उन तीनों ने परीक्षा पास कर ली। नगर रक्षकों ने उन तीनों को आमंत्रित करने वाला इशारा किया। इस तरह का सौम्य रवैया मुख्य रूप से लिंग जियाओलोंग की ओर निर्देशित था। इसका मुख्य कारण यह है कि लिंग जियाओलोंग की खेती अराजकता के लेवल 1 मास्टर के रूप में सामने आई थी। ऐसा क्यों था कि फ्लेमिंग डिवाइन फीनिक्स की 2 आंखें लिंग जियाओलोंग की सच्ची साधना को समझने में असमर्थ थी? इसका कारण अराजकता के नियमों पर लिंग जियाओलोंग का पूर्ण नियंत्रण है। जब तक वह नहीं चाहता, पूरी अराजकता में कोई भी उसे भेद नहीं सकता। वेन भाई बहन लिंग जियाओलोंग की खेती से आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे लिंग जियाओलोंग ने अराजकता के 2 काले कपड़े पहने दिव्य संप्रभुओं को अकेले ही मार डाला था। और क्योंकि यह पता चला कि वह केवल स्तर 1 अराजकता का मास्टर था, उन्होंने सामान्य व्यवहार किया। यदि लिंग जियाओलोंग की असली खेती का खुलासा हो जाता, तो वे भयभीत हो जाते। चलो शहर में चलते हैं, लिंग जियाओलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अनंत ज्वाला वंश 9 ज्वाला मीनार। यह 9 मंजिलों वाला एक कीमती टावर था। प्रत्येक मंजिल एक स्वतंत्र आयाम थी। 9वीं मंजिल के आयाम का क्षेत्रफल लगभग 1000 मील था। इस आयाम में एक पहाड़, एक नदी, फूलों से भरा एक बगीचा, एक झील और एक विशाल हवेली थी। इटर्नल फ्लेम कबीले में हर कोई जानता है कि फीनिक्स स्लेयर, दिव्य फीनिक्स सम्राट इस हवेली में रह रहा था। वह पूरे इटर्नल फ्लेम सिटी के संरक्षक बुजुर्ग भी थे और उन्हें इटर्नल फ्लेम कबीले में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। यहाँ तक कि शाश्वत ज्वाला कबीले का परिवार का मुखिया भी दिव्य फीनिक्स सम्राट के सामने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता है। दिव्य महिमा की भूमि में अराजकता के लगभग हर मास्टर को पता है कि दिव्य फीनिक्स सम्राट ने एक ज्वलंत दिव्य फीनिक्स को मारकर अपना खिताब अर्जित किया था। हालांकि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं कि डिवाइन फीनिक्स सम्राट ने न केवल फ्लेमिंग डिवाइन फीनिक्स की 2 आंखों को परिष्कृत किया, बल्कि फीनिक्स रक्त को भी अपने शरीर में एकीकृत किया।
जिससे फ्लेमिंग डिवाइन फीनिक्स और कई फीनिक्स के शुद्धतम रक्त प्राप्त हुए। क्षमताएं को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 450 प्राचीन खंडहर का प्रवेश द्वार। दिव्य फीनिक्स सम्राट एक अंधेरे कमरे के अंदर एक वेदी पर पालथी मारकर बैठा था। इस कमरे के अंदर वेदी के चारों ओर रखे 10 ज्वलंत क्रिस्टल के अलावा प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। उसकी आंखें बंद थी। उसका वस्त्र आग की लपटों से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। वह जल रहा था। काफी अजीब बात है, ऐसा लग रहा था कि आग की लपटों का दिव्य फीनिक्स सम्राट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उनमें राजसी आभा झलकती थी। उनकी गति लिंग जियाओलोंग से कभी मिले किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल अलग थी। वास्तव में दिव्य शिल्पकार फेंग जीलिंग दिव्य फीनिक्स सम्राट की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कम से कम गति के साथ एक साधारण योद्धा के समान आभा उत्सर्जित की। शायद यह हथियारों और अन्य खजानों को तैयार करने पर उनके ध्यान के कारण है। जहां तक दिव्य फीनिक्स सम्राट की बात है, जिसने फीनिक्स के रक्त के साथ मिलकर फीनिक्स वंशावली प्राप्त की और फीनिक्स की आंखों को परिष्कृत किया, उसकी गति पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों से ज्वाला की 2 रेखाएं निकल पड़ीं। दिव्य फीनिक्स सम्राट ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। वे भ्रमित लग रहा था। अभी वह क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझ पर जासूसी करने के लिए फीनिक्स की आंखों को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया हो। ऐसी क्षमता किसके पास है? मैं उस व्यक्ति को समझने में असमर्थ क्यों था? एक पल के बाद उसे एक विचार आया और वह बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति ने शहर के गेट के बाहर से मेरी जासूसी की हो? उन्होंने ऐसा कैसे किया? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वे कोई रसातल हो? वे रसातल अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय हैं। उनके पास कई अजीब तरीके हैं। यह होना ही चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें शहर की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। उस रहस्यमय खंडहर के कारण शहर पहले से ही गंभीर स्थिति में है, जो किसी तरह से रसातल से जुड़ा हुआ है। यदि रसातल शहर में घुसपैठ करते हैं, तो कौन जानता है कि वे किस प्रकार की आपदा का कारण बनेंगे। जक्सू, तुम यहाँ हो। उन तीनों के शहर में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उनका सामना लोगों के एक समूह से हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग वेन भाई बहनों से परिचित थे। मुशाओयू, एनशिसन, जियान, यांगबुओ। अचानक बुलावे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब वेन जेक्सू ने लोगों के समूह को आते देखा, तो वे मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। इन लोगों को देखकर वेन जुया भी खुश लग रही थीं। वेन जेक्सू, मैंने सोचा था कि आप इस बार शाश्वत ज्वाला शहर में नहीं आ पाएंगे। अब जब आप पहले से ही यहाँ हैं, तो प्राचीन खंडहर से संबंधित इस मामले के खत्म होने के बाद हम फिर से कैसे लड़ेंगे? एक शिसन ने उत्साहित भाव से वेन जेक्सू की ओर देखा और कहा, एक शिसन, अगर मैं तुमसे लड़ूं तो कैसा रहेगा? पिछली बार के बाद मैं अब भी तुम्हारे साथ एक और लड़ाई का इंतजार कर रहा हूँ। इन शिसन की बातें सुनकर यांगुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। युद्ध करने का उसका इरादा तुरंत बढ़ गया। यह भी ठीक है। वैसे भी तुम दोनों मिलकर मुझसे लड़ सकते हो। शिसन हंसा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। एक शिसन, क्या ख्याल है कि मैं भी तुमसे लड़ूं? म्यूशाओयू मुस्कुराया और इन शिसन की ओर देखा। भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। एक शिसन ने अपनी आंखें उठाई और मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों का एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता है। लिंग जियाओलोंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हर कोई श्री लिंग जियाओलोंग से मिलें।
वह न केवल मेरे और मेरी बहन के रक्षक हैं, बल्कि अराजकता के लेवल एक मास्टर भी हैं। इस समय वेन्जेक्सू ने लिंग शियाओलुंग को समूह में पेश किया। जब इन लोगों को पता चला कि लिंग जियाओलुंग अराजकता का मास्टर था, तो वे तुरंत सतर्क हो गए और सम्मानपूर्वक उसकी ओर देखने लगे। उनमें किसी भी तरह से अराजकता के मास्टर का अनादर करने का साहस नहीं था। मिस्टर लिंग, सभी ने तुरंत लिंग शियाओलुंग को बधाई दी। लिंग जियाओलुंग ने जवाब में केवल सिर हिलाया। उसी समय उसने अपने दिल में असहाय होकर आह भरी। मिस्टर म्यू, आप आ गए हैं। जब आप इटर्नल फ्लेम सिटी में आए थे तो आपने मेरी तलाश क्यों नहीं की? अगर अगली बार आपने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। जैसे ही सभी ने लिंग जियाओलुंग का अभिवादन किया, एक आवाज सुनाई दी। उसी समय कई शक्तिशाली आभाएं तुरंत उनके पीछे प्रकट हुईं। इस आवाज को सुनकर म्यू शाओयू को तुरंत पता चल गया कि यह कौन था। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मिस्टर लो, मैं कल ही आया हूँ। मुझे पता था कि आप व्यस्त थे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। क्या ऐसा है? दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम पहले ही मिल चुके हैं, तो आइए इन चीजों के बारे में बात न करें। जैसे जैसे उनकी आवाज धीमी होती गई, म्यू शाओयू और अन्य लोगों के सामने कई हस्तियां पहले ही उतर चुकी थीं। सामने वाला व्यक्ति लंबा और सीधा था। उसने एक लंबा वस्त्र पहना था और उसकी आभा एक क्रूर पक्षी की तरह थी। उसकी चमकीली आंखों से एक शानदार चमक निकल रही थी, जिससे एक दमनकारी दबाव झलक रहा था। हर कोई फ्लेम क्लाउड पवेलियन के मास्टर लो जियानहोंग से मिले। किसी कारण से म्यू शाओयू लो जियानहोंग के आसपास बहुत सतर्क दिखाई दिया। उसने झट से इस व्यक्ति का परिचय सभी से कराया। इस समय लुओ जियानहोंग के पीछे असाधारण आभा वाले कई लोग भी थे। वे सभी पीकेओ संप्रभु थे। वास्तव में उनमें से कुछ तो अराजकता के उस्ताद भी थे। बेशक वे या तो स्तर 1 या स्तर 2 अराजकता के मास्टर थे। म्यू शाओयू की नजर उन पर पड़ी। ये वे अधिकांश लोग थे जिनसे वे पहले मिल चुका था। लेकिन जब उनकी नजर किसी पर पड़ी तो उनके हाव भाव बदल गए। आत्मा का उदय सम्राट लाल ड्रैगन सम्राट म्यू शाओयू ने लुओ जियानहोंग के पीछे 2 बूढ़े लोगों को देखा और जल्दी से उनका अभिवादन किया। बूम जैसे ही उसने अराजकता के 2 परिचित उस्तादों का अभिवादन किया, जमीन अचानक कांप उठी। उसके बाद दूर आकाश में ओरिजिन एनर्जी का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। सभी ने अपना सिर उठाया। तभी आकाश में अनेक ऊर्जा वलय बनते हुए देखे। इन ऊर्जा छलों से तेज गड़गड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न हुई और फिर चटकने लगी। दरार दरार दरार, ऐसा लग रहा था जैसे एक राक्षसी ऊर्जा आकाश में उड़ने वाली थी, क्योंकि ऊर्जा के छले चटकने लगे थे। इसके साथ ध्वनि बूम की एक श्रृंखला भी थी, जिसके बाद ऊर्जा के छले प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गए। जब ये टुकड़े हवा में बहे तो उनमें एक राक्षसी ऊर्जा की आभा थी। असीम ऊर्जा एक बवंडर की तरह बह निकली, जिसने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। हर किसी के पास अचानक आए राक्षसी दबाव का विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही राक्षसी ऊर्जा चिल्लाई और नष्ट हो गई, ओरिजिन एनर्जी पूरे शाश्वत ज्वाला शहर में घने कोहरे की तरह फैल गई। गड़गड़ाहट दूर आकाश में एक विशाल पर्वत धीरे धीरे जमीन से उठा और एक पल में बादलों में बदल गया। 9 मंजिला टावर में दिव्य फीनिक्स सम्राट ने अपनी आंखें खोलीं और अपना सिर घुमाते हुए कहा, प्राचीन खंडहर खुलने वाला है। वे बाधाएं जो अराजकता के आकाओं को भी रोकने में सक्षम थीं, गायब हो गई हैं। यह प्राचीन खंडहर किसी तरह संबंधित है। एबिसल्स के लिए मुझे तैयार रहना होगा। वह अचानक गायब हो गया और एक बीच के सामने आ गया वृद्ध आदमी।
सर्दिव्य फीनिक्स सम्राट। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो तुरंत अपना सिर झुका लिया। दिव्य फीनिक्स सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, सभी को यहाँ बुलाएं। उन्हें बताएं कि प्राचीन खंडहर खुलने वाला है। सभी के प्रवेश के बाद खंडहर के प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए लेवल 15 के ऊपर 20 मास्टर्स ऑफ कैओस रखें। जब लोग बाहर आने वाले हों खंडहर, उन्हें रुकना चाहिए और सभी की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। उन्हें यह भी बताएं कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत दिव्य फीनिक्स सम्राट के आदेश का पालन किया और गायब हो गया। बूम। कुछ ही दूरी पर जमीन से उठा हुआ पहाड़ अचानक टूटकर अलग हो गया। एक जोरदार विस्फोट के बाद उस पर्वत के दोनों भागों के बीच एक विशाल स्थानिक छिद्र प्रकट हो गया। अब तक लोग यह भी समझ चुके थे कि खंडहर खुल चुका है। अब हर कोई खंडहर में प्रवेश कर सकता था। वह मार्ग है, यह खंडहर का मार्ग है जो खुल गया है। ये देखकर कई लोगों की आंखें तुरंत लाल हो गईं। कुछ अधिक आवेगी विशेषज्ञ पहले ही आगे बढ़ चुके थे। हालांकि जब उन्हें पहले ऊर्जा विस्फोट के परिणाम याद आए तो उन्होंने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। म्यू शाओयू और अन्य लोगों की आंखें भी चमक उठीं। सब लोग, चलो जल्दी से अंदर चलें। यह देखकर कि कोई खतरा नहीं है, शहर के कई लोग साहसी हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी सर्वोच्च गति दिखाई और आगे बढ़ गए। दूरी चाहे कितनी भी हो, खंडहर अभी भी इटर्नल फ्लेम सिटी में स्थित था। हजारों लोग खंडहर के पास थे जबकि ज्यादातर लोग कहीं और थे। लेकिन जब मार्ग दिखाई दिया तो हर कोई दौड़ पड़ा। वे बिना किसी बात की परवाह किए खंडहर में घुसने लगे। यह देखकर कि पहले कोई अंदर आया है, बाकी लोग अब खुद को रोक नहीं सके। तुरंत लोगों का समुद्र बेचैन हो गया। एक के बाद एक आकृतियां तेजी से उभरी। वे गलियारे में दौड़ पड़े। देखने से ऐसा लग रहा था कि उन्हें डर है कि उनके अंदर का कीमती खजाना उनसे पहले ही कोई ले लेगा। यहाँ तक कि म्यू शाओयू, वेनजेक्सु, एनशियान और अन्य लोगों के दिल भी इस समय उबल रहे थे। यदि कोई खजाना है तो वे उसे किसी को लेने नहीं दे सकते। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _ साइट मैप दान करें।